तुम अभी अपने घर से बाहर निकलते हो, आसमान की तरफ देखते हो और तुम्हें ये एहसास होता है कि इस पूरे प्लैनेट पर हर इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह है। लेकिन सिर्फ आज नहीं, बल्कि पिछले 20 लाख सालों से यही एक ही तरह का इंसान मौजूद है। ना निएंडरथॉल्स, ना डेनिसोवंस, ना हम जैसे मॉडर्न ह्यूमंस। सिर्फ एक ही स्पीशीज जो पूरी धरती पर फैली हुई है। ये सोचने में ही अजीब लगता है, लेकिन यही सच था बहुत लंबे समय तक। और फिर अचानक वही स्पीशीज गायब हो गई, बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि ये कोई कमजोर स्पीशीज नहीं थी। ये कोई ऐसा जीव नहीं था जो एक छोटे से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता हो और कंडीशंस बदलते ही खत्म हो जाए। ये वो स्पीशीज थी जिसने आग इस्तेमाल करना सीखा, जिसने कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए, जिसने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर फ्रीजिंग कोल्ड रीजन्स तक सरवाइव किया, जिसने कई आइस एजेस देखी और झेली, फिर भी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनके एंड के पीछे कुछ बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स कारण रहा होगा। इस स्पीशीज को हम होमो इरेक्टस कहते हैं, लेकिन ये नाम भी पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि साइंटिस्ट्स आज भी इस बात पर डिबेट करते हैं कि ये सच में एक ही स्पीशीज थी या कई अलग अलग पॉपुलेशंस का ग्रुप जो अलग अलग जगह और अलग अलग समय में एग्जिस्ट करते थे। इसलिए जब हम होमो इरेक्टस कहते हैं तो एक इंसान मत सोचो, एक पूरी लिनिएज सोचो, एक लंबी चेन जो करीब 20 लाख साल तक इस प्लैनेट पर रही, जो बदलती रही, इवॉल्व होती रही, लेकिन फिर भी कनेक्टेड रही। इस स्टोरी को समझने के लिए साइंटिस्ट को कई फील्ड्स यूज करनी पड़ी। फॉसिल्स, जेनेटिक डेटा, क्लाइमेट रिकॉर्ड्स, स्टोन टूल्स, सब कुछ मिलाकर जो सामने आया वो निकला हाफ ट्रम्फ, हाफ ट्रेजेडी। एक ऐसी स्पीशीज जो ऑलमोस्ट अनकिलेबल लगती है और फिर भी एक ऐसा प्रेशर आता है जो उसे खत्म कर देता है। ये अचानक हुआ या धीरे धीरे, क्लाइमेट की वजह से या कंपटीशन की वजह से या कुछ और, यही हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उनसे। होमो इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट ह्यूमन, लेकिन आयरॉनिक ये है कि उनसे पहले भी कई होमिनिन्स सीधे चलते थे, लेकिन नाम वही रह गया। और बात नाम की नहीं है, बात उस बदलाव की है जो इनके अंदर आया। करीब 1.9 से 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में कुछ होमिन्स अलग दिखने लगे। वो पहले से टॉलर थे, उनके पैर लंबे थे, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था जो डिस्टेंस कवर करने के लिए बना था, ट्रीज के लिए नहीं, ओपन लैंड के लिए। उनका स्कल भी बदला, ब्रेन साइज बढ़ा, फेस फ्लैटर हुआ, ब्राउ रिज प्रोमिनेंट हुआ। और वो पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो दूर से देखो तो ह्यूमन लगते थे। अब क्लासिफिकेशन और मेसी हो जाती है। जावा मैन इंडोनेशिया में मिला, पीकिंग मैन चाइना में मिला, तुर्काना बॉय केन्या में मिला। ये सब फॉसिल्स अलग जगह और अलग टाइम के हैं। तो क्या ये सब एक ही स्पीशीज हैं या अलग अलग? साइंटिस्ट्स अग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं ये अलग स्पीशीज हैं, कुछ कहते हैं ये वेरिएशन नॉर्मल है इतने बड़े टाइम स्पैन के लिए। सच शायद बीच में है। ये एक रिवर जैसा है, एक फ्लो जो टाइम के साथ बदलता है लेकिन कनेक्शन नहीं टूटता। और सबसे खास बात यह है कि ये स्पीशीज अफ्रीका में नहीं रुकी। करीब 1.8 मिलियन साल पहले ये बाहर निकल गईं। फॉसिल्स जॉर्जिया में मिले, चाइना में मिले, इंडोनेशिया में मिले। इसका मतलब ये स्पीशीज सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, ये एक्सपैंड कर रही थी, अडैप्ट कर रही थी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर कोल्ड रीजन्स तक ये हर एनवायरनमेंट में खुद को ढाल रही थी। और डेटिंग मेथड्स जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग, पेलियोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से हम ये टाइमलाइन समझते हैं। लेकिन हर डेट एक एस्टिमेट है, फाइनल ट्रूथ नहीं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये लिनेज 2 मिलियन साल तक रही। कंपेयर करो हम मॉडर्न ह्यूमंस करीब 3 लाख साल से हैं, एग्रीकल्चर 10,000 साल से, राइटिंग सिर्फ 5,000 साल से। होमो इरेक्टस ने ये सब पीछे छोड़ दिया। इतने लंबे समय तक सरवाइव करना लक नहीं है, ये रेजिलियंस है, अडैप्टेबिलिटी है। लेकिन सवाल यही है, अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो खत्म कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ जो 2 मिलियन साल सरवाइव करने वाली स्पीशीज को खत्म कर दे?
इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें देखना होगा कि वो जीते कैसे थे। और ये स्टोरी शुरू होती है मूवमेंट से। मूवमेंट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लॉन्ग लेग्स मतलब कम एनर्जी में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना। उनका बॉडी स्ट्रक्चर वॉकिंग और रनिंग के लिए परफेक्ट था। और जब एनवायरनमेंट बदल रहा था, अफ्रीका में ग्रासलैंड्स एक्सपैंड हो रहे थे, तो मूवमेंट नेचुरल बन गया। लेवांट कॉरिडोर अफ्रीका और यूरेशिया के बीच एक गेटवे बना और वहीं से पॉपुलेशंस बाहर निकली। जॉर्जिया तक पहुंच गई, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका से बहुत अलग था। इसका मतलब माइग्रेशन फास्ट था जियोलॉजिकल स्केल पर, और फिर पॉपुलेशंस अलग अलग डायरेक्शंस में गई। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, हर जगह अडैप्ट किया। लेकिन ये एक सिंगल माइग्रेशन नहीं थी, ये वेव्स थीं। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइवल, डेथ, ये प्रोसेस बार बार हुआ। और फॉसिल रिकॉर्ड सिर्फ स्नैपशॉट्स दिखाता है, पूरी मूवी नहीं। हर नई जगह नए चैलेंजेस लेकर आई। नॉर्थ में सीजन्स, फूड अवेलेबिलिटी, डिजीज सब बदल गया। इम्यून सिस्टम को अडैप्ट करना पड़ा। प्रे बदल गया, एनिमल्स नए थे, बिहेवियर नया था, सब कुछ सीखना पड़ा। और फिर भी उन्होंने किया, बार बार, जेनरेशंस तक। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, उन्होंने हर चैलेंज ओवरकम किया और फिर भी वो हर जगह से गायब हो गए। इसका मतलब उनका एंड अडैप्टेशन फेलियर नहीं था, कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सिंपल नहीं था। अब टूल्स की बात करते हैं। होमो इरेक्टस को हैंड एक्स के लिए जाना जाता है, एक टीयर ड्रॉप शेप्ड स्टोन टूल जो कटिंग, स्क्रैपिंग, डिंगिंग सब कर सकता था। ये टूल्स अफ्रीका से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक मिलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, थोड़े डिफरेंसेस के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्ट एशिया में ये टूल्स कम मिलते हैं, वहाँ सिंपलर टूल्स मिलते हैं। पहले साइंटिस्ट ने सोचा ये लेस एडवांस्ड है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। जहाँ अच्छा स्टोन मिला वहाँ कॉम्प्लेक्स टूल्स बने, जहाँ नहीं मिला वहाँ सिंपल टूल्स बने। टेक्नोलॉजी हमेशा एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी होती है, इंटेलिजेंस के साथ नहीं। और टूल्स से प्लानिंग दिखती है। स्टोन माइल्स दूर से लाया जाता था, मतलब फ्यूचर प्लानिंग थी, टीचिंग थी, नॉलेज ट्रांसफ़र था। कैंप्स और हंटिंग साइट्स अलग थे, मतलब स्ट्रैटेजी थी। डिवीजन ऑफ वर्क था, ये सब रैंडम नहीं था, ये स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर था। और यही दिखाता है कि होमो इरेक्टस सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था, अडैप्ट कर रहा था, प्लान कर रहा था, और फिर भी समहाउ वो खत्म हो गया। तो सवाल यही है कि आखिर इतनी पावरफुल स्पीशीज खत्म कैसे हो गई? और सच ये है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कोई एक डिजास्टर नहीं था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, बल्कि ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन था जो धीरे धीरे मिलकर उनका डाउनफॉल बना। सबसे पहले क्लाइमेट बदल रहा था, अर्थ स्टेबल नहीं थी, आइस एजेस बार बार आ रहे थे, टेम्परेचर अचानक गिरता फिर बढ़ता, फॉरेस्ट्स गायब होते फिर वापस आते, फूड सोर्सेस कभी होते कभी नहीं। और होमो इरेक्टस अडैप्टेबल था, लेकिन हर बार अडैप्ट करने में टाइम लगता था। और जब बदलाव बहुत तेजी से होने लगे तो अडैप्टेशन पीछे रह गई। फिर आती है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। छोटे छोटे ग्रुप्स अलग हो गए, एक दूसरे से कांटेक्ट टूट गया। जब पॉपुलेशंस आइसोलेटेड हो जाती हैं तो नॉलेज शेयर नहीं होता, नए आइडियाज स्प्रेड नहीं होते, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है और स्पीसीज वीक होने लगती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा होता है। और फिर सबसे बड़ा फैक्टर आता है कंपटीशन। करीब 3 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस आए और यहाँ फर्क शुरू होता है। होमो इरेक्टस सर्वाइव करता था, लेकिन होमो सेपियंस इनोवेट करता था। वो तेजी से सीखता था, नए टूल्स बनाता था, बेटर कम्युनिकेशन करता था, बड़े ग्रुप्स बनाता था, इंफॉर्मेशन शेयर करता था, कल्चर बिल्ड करता था। और यही चीज़ उसे पावरफुल बनाती है। इमेजिन करो, 2 स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं। एक स्लोली अडैप्ट कर रही है और दूसरी तेजी से इंप्रूव हो रही है। टाइम के साथ गैप बढ़ता जाता है और धीरे धीरे एक डोमिनेट करने लगती है और दूसरी पीछे रह जाती है।
ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट वॉर हुआ हो, शायद नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर इनफ था। फूड कम था, स्पेस लिमिटेड था और स्मार्टर, फास्टर अडेप्टिंग स्पीशीज सामने थी। और होमो इरेक्टस धीरे धीरे पीछे होता गया और एक पॉइंट पर उनकी पॉपुलेशंस इतनी कम हो गई कि वो रिकवर नहीं कर पाए। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है उनका। एंड अचानक नहीं हुआ, कोई एक दिन नहीं आया जब सब खत्म हो गया, बल्कि वो धीरे धीरे गायब हुए। ग्रुप्स छोटे होते गए, एरियाज श्रिंक होते गए और एक दिन बस वो नहीं रहे। कोई विटनेस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस साइलेंस। और यही रीजन है कि आज भी हम एग्जैक्ट मोमेंट नहीं बता सकते कि आखिरी होमो इरेक्टस कब मरा। तो कंक्लूजन सिंपल है लेकिन अनसेटलिंग है। वो इसलिए ख़त्म नहीं हुए क्योंकि वो वीक थे, वो इसलिए ख़त्म हुए क्योंकि दुनिया बदल गई फास्टर देन दे कुड अडेप्ट। और जब एक नई स्पीशीज़ आई जो फास्टर, स्मार्टर और ज़्यादा कनेक्टेड थी, तो पुरानी लिनिएज धीरे धीरे फेड हो गई। और यही एवोल्यूशन का रूल है। सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग का नहीं होता, सर्वाइवल उसका होता है जो सबसे तेज़ी से चेंज हो सके। सच है कि एक ऐसी स्पीशीज जो 2 मिलियन साल तक सरवाइव कर सकती है, जो कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकती है, जो फायर कंट्रोल कर सकती है, जो टूल्स बना सकती है, जो हर एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकती है, वो भी हमेशा के लिए गायब हो सकती है, बिना किसी फाइनल वार्निंग के, बिना किसी ड्रामेटिक एंडिंग के, बस धीरे धीरे साइलेंस में फेड होकर। और यही हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि हम खुद को पीक मानते हैं एवोल्यूशन का फाइनल वर्जन। लेकिन हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि कोई भी फाइनल नहीं होता। हर डोमिनेंट स्पीशीज एक समय के बाद मेमोरी बन जाती है। होमो इरेक्टस भी कभी डोमिनेंट था, वो भी सोचता नहीं होगा कि उसका अंत आएगा, लेकिन आया, और शायद उसे समझ भी नहीं आया कि क्यों। तो सवाल ये नहीं है कि वो क्यों खत्म हुए, सवाल ये है कि हम कितने अलग हैं। हम भी उसी प्लैनेट पर हैं, उसी क्लाइमेट के साथ, उसी अनसर्टेनिटी के साथ। हम भी सिस्टम्स बनाते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, और हम भी बिलीव करते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर 1-2 मिलियन साल पुरानी लिनिएज खत्म हो सकती है, तो हम कितने सिक्योर हैं? सच ये है कि हम जितना सोचते हैं उतने पावरफुल नहीं हैं। हम अडेप्टेबल हैं, लेकिन इनविंसिबल नहीं हैं। और एवोल्यूशन किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ सिलेक्ट करता है और रिप्लेस भी करता है। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है कि होमो इरेक्टस पूरी तरह गया नहीं है। उसका एक हिस्सा हम में है, हमारे जीन्स में, हमारी बायोलॉजी में, हमारे बिहेवियर में। हम उसकी कंटिन्यूएशन है, उसका एंड नहीं। और यही पैराडॉक्स है, वो ख़त्म भी हुआ और अभी भी जिंदा भी है हमारे थ्रू। लेकिन एक दिन हम भी हिस्ट्री बन जाएंगे। कोई और स्पीशीज या कोई और इंटेलिजेंस हमारी जगह लेगी, और वो भी शायद यही सवाल पूछेगी कि हम कहाँ गए।